कोरोना दिन भर 1 मई शुक्रवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत सरकार ने 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन, यानी 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। पर फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों की स्पेशल ट्रेनों से हो सकेगी घर वापसी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। लॉकडाउन से किसानों का हो रहा है सबसे ज्यादा नुकसान। बँकेतून कर्ज घेऊन मैंने खेती के लिए बैंक से लोन लिया था। 1 एकड़ में 4 लाख की लागत लगी, पर मुझे इसके 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। बताएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। भारत में शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की हमारी विशेष प्रस्तुति कोरोना दिन भर। तो स्वागत और अभिनंदन फेसबुक व यूट्यूब पर सुन रहे हमें श्रोताओं का। आप हमें सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि हफ्ते के 5 दिन इसी समय सुन सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश भी होगी। तो सबसे पहले दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते भारत में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले इसे 3 मई को खत्म होना था, लेकिन अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस समयावधि के लिए अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। भारत में अब तक संक्रमण से 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,152 लोग मारे जा चुके हैं। 9,000 से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कम से कम 2,32,817 हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, जहां ये आंकड़ा 63,763 है। दूसरे नंबर पर है इटली, जहां लगभग 28,000 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में 10 लाख लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। और कारोबारों और उद्यमों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये बात कही है। पाकिस्तान में संक्रमण के कुल लगभग 16,500 मामले हैं और 285 लोग की मौत हो चुकी है। इससे पहले एक बयान में इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका या यूरोप के मुकाबले पाकिस्तान में वायरस का इतना प्रकोप नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मिस्र और ईरान के नेताओं से सलाह मशवरा के बाद लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया गया है। ब्राजील में कोरोना के 7,218 रिकॉर्ड नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहां अब कुल मामले 85,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 435 से 5,901 हो चुकी है। धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति ने वायरस को लेकर जिस तरह की रणनीति अपनाई, उससे देश में गुस्सा है। राष्ट्रपति पहले कोविड-19 को लेकर हिस्टीरिया शब्द का प्रयोग कर हमला बोल चुके हैं। स्पेन में कोरोना से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 24,824 यानी लगभग 25,000 के आसपास पहुंच गई है। शुक्रवार को और 281 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,15,000 से ज्यादा हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो देश में आपातकाल को 1 महीने और बढ़ा सकते हैं। देश में अभी जारी आपातकाल की अवधि 6 मई को खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सोमवार को इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वो विशेषज्ञों की सलाह के बाद फैसला करेंगे, जिनका कहना है कि संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी की उम्मीद थी। 12.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले जापान में अब तक 14,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था और सरकार ने उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में जाने को कहा। रूस के प्रधानमंत्री का मामला देश में इस बीमारी का सबसे हाई प्रोफाइल केस है। अभी ये साफ नहीं है कि वो कितने गंभीर हैं। हालांकि एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक उनके शरीर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पाया गया है। जर्मनी अपने यहाँ संग्रहालय, गैलरी, चिड़ियाघर और खेल के मैदान खोलेगा। साथ ही धार्मिक सेवाएं शुरू करने की अनुमति देगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने ये कदम उठाकर लॉकडाउन में ढील दी है, लेकिन ये सब कुछ कड़ी शर्तों के साथ होगा। कई राज्यों ने इनमें से कुछ गतिविधियों को पहले ही शुरू करने की अनुमति दे दी थी। दशकों में ऐसा पहली बार होगा कि न्यूयॉर्क रात को न सोने वाला शहर नहीं रह जाएगा। गवर्नर एंड्रू कुओमो ने न्यूयॉर्क के गवर्नर के साथ मिलकर ये घोषणा की कि रोज रात
1 बजे से सुबह 5 बजे तक सफाई और दवा छिड़काव के लिए ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। न्यूयॉर्क में कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा मामले हैं और गुरुवार दोपहर तक 18,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो ये थी दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें। तो जैसा कि समाचारों में आपने सुना, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 4 मई से अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को यानी कि 17 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले 24 मार्च को देश भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया गया। इसके बाद इसे बढ़ाया गया, 3 मई तक किया गया और अब नई घोषणा के तहत लॉकडाउन फिर से 2 हफ्ते आगे बढ़ेगा। तो इस नए लॉकडाउन की घोषणा में किन्हें छूट होगी, किन्हें नहीं होगी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, क्या जानकारियां हैं? मोहनलाल जी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि देश में अलग अलग जोन में इलाके बांटे गए हैं, तो उसी तरीके से जोन वाइज जो है वो छूट दी गई है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में कई तरीके की ढील दी गई है, लेकिन वो ढील जो किसी जोन में नहीं है, पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले लोग जो चाह रहे हैं कि हवाई सफ़र, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो सब बंद रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन के और ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस हैं जैसे होटल, रेस्टोरेंट और जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये सब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे यानी कि बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या दूसरी सभाओं पर रोक रहेगी और धार्मिक जगहों पर सार्वजनिक पूजा पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि अभी भी मंदिर, मस्जिद सब बंद रहेंगे। गिरजाघर यानी आप धार्मिक आयोजन बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, आप अभी भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके अलावा अगर कोई सड़क मार्ग से जाना चाहता है अपने कहीं किसी आवश्यक काम के लिए, तो उसको पहले गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा गैर ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के बाहर निकलने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यानी कि मोहनलाल जी, ये इसको अभी गौर से इस पे कुछ एडवाइजरी और आएगी तो उससे क्लियर होगा कि गैर ज़रूरी सेवाओं के यानी कि लोग सुबह निकल सकेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसे लेकर आदेश जारी करेगा। इसके अलावा सभी जोन में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, किसी तरह की विकलांगता वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने के लिए कहा गया है। ज़रूरी सेवा और स्वास्थ्य कारणों से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इनको ये कहा गया है कि घर में रहें। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि जो तमाम पीड़ित लोग हैं अन्य रोगों से भी उनको इलाज की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, और वो चाहते थे कि ओपीडी खोली जाए, लेकिन उसके लिए वहाँ उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और उनको सुरक्षा के सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे। और जो सील है पहले से इलाके, उनमें बहुत सारी उनमें ये अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट वाले जो रेड जोन है वहाँ साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चलती हैं वो सब बंद रहेंगी। स्पा बंद रहेंगे, सैलून बंद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ जो कही गई है वो ये कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है उन जोनों में सभी को अपने मोबाइल में, जो वहाँ के लोग हैं, उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा ताकि उन सब पे नज़र रखी जा सके, एक तरीके से सर्विलांस हो सके और ये ना फैल सके। जी मोहम्मद शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और बहुत अलग अलग तरीके से सवाल भी पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे अभी इसी कार्यक्रम के तहत पूछा कि कौन कौन सी लॉकडाउन में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। मोहम्मद शाहिद को आपने सुना और अब पता चल गया होगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इस समय लॉकडाउन जारी है और इस दौरान हमने ऐसी तमाम तस्वीरें देखी हैं जिसमें अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर गांव लौटने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। चाहे वो दिल्ली का आनंद विहार का वीडियो हो या फिर सूरत का, हजारों की भीड़ हमें नजर आई। और जब कुछ नहीं मिला तो ऐसे मजदूरों की कोई कमी नहीं जो कि पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके वापस अपने घर पहुंचने के लिए पैदल निकल पड़े। तो अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए आज एक राहत की खबर आई कि गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया और अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेल का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगी। रेल मंत्रालय ने फंसे मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम श्रमिक ट्रेन रखा है और ऐसी 1 मई को 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेलंगाना से झारखंड के हटिया, अलुवा के
केरल से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया। और क्या कहा है मंत्रालय ने, पूरी जानकारी नवीन नेगी से। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने पर मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों का नाम श्रमिक ट्रेन रखा गया है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों और अलग अलग राज्य सरकारों की मांग के आधार पर आज यानी 1 मई को 6 ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें इस प्रकार से हैं: लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम में 2 दिन में दूसरी बार संशोधन करते हुए इसका रास्ता साफ किया। इसके लिए रेल मंत्रालय एक नोडल अफसर तैनात करेगी जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगी कि कैसे अलग अलग राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जा सके। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय ने इस बारे में नया ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर में लिखा है कि रेल मंत्रालय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नए दिशा निर्देश जारी करेगा जिसमें टिकटों की बिक्री, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के लिहाज से उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी होगी। इसका मतलब साफ है कि घर जाने के इंतजार में दूसरे राज्य में बैठे मजदूरों से किराया भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिस राज्य से भी ट्रेन रवाना होगी उस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करे और अगर किसी यात्री में कोरोना के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो उसे यात्रा ना करने दी जाए। अलग अलग जगहों से स्टेशन तक लोगों को लाने का इंतजाम भी राज्य सरकार ही करेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद जब ट्रेन अपने पड़ाव पर पहुंच जाएगी, यानी जिस राज्य में उसकी यात्रा समाप्त होगी, वहां पहुंचने के बाद दोबारा उस राज्य की सरकार ट्रेन के सभी यात्रियों की एक बार फिर स्क्रीनिंग करेगी। रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा है कि वे राज्यों से उनकी डिमांड का पता करें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्दी ही कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही पैसेंजर ट्रेनें बंद थीं। बार बार मांग उठ रही थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें खोल दी जाएं। नदीम अनवर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि वापस लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो IRCT की वेबसाइट है, IRCTC जो वेबसाइट है या जो रेल मंत्रालय की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे और किस तरह से आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रेल मंत्रालय और जो राज्य सरकार की सूचनाएं हैं उस पर आप नज़र रखें। प्रबोध कुमार कह रहे हैं कि अगर साख बचानी है तो पुष्ट खबरें प्रसारित करें। जी, हम BBC की ओर से आपको बार बार भरोसा भी दिलाते हैं और हमारी पहचान ही यही है कि हम सिर्फ पुष्ट खबरें ही प्रसारित करते हैं और बहुत ही संपादकीय मानदंडों पर खरा उतरने के बाद ही हम खबरों का प्रसारण करते हैं। भारत में जारी लॉकडाउन से नुकसान यूँ तो सभी का हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ। किसानों ने फसल तो बम्पर उगा ली, लेकिन अब उसे खरीदने वाला कोई नहीं। आशंका इस बात की है कि आने वाले दिनों में किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुनिए विदित मेहरा से। महाराष्ट्र के अंगूर किसान नारायण जाधव के लिए इस बार की फसल काफी बुरी रही। भारत में जारी लॉकडाउन ने उनके उत्पाद की मांग पूरी तरह खत्म कर दी है। बँकेतून कर्ज घेऊन मैंने खेती के लिए बैंक से लोन लिया था। 1 एकड़ में 4 लाख की लागत लगी। इस हिसाब से इन अंगूरों का दाम लगभग 40 रुपए किलो होना चाहिए, पर मुझे इसके 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। उनके खेतों में हजारों किलो अंगूर यूं ही सड़ रहा है, जिसे बाद में फेंक देना पड़ेगा। यहाँ से 1,500 किलोमीटर दूर पंजाब में आजकल फसलों की कटाई का मौसम है।
पंजाब में 1 करोड़ 80 लाख टन गेहूं की बम्पर फसल तैयार है। राज्य सरकार ने इसे खरीदने का प्लान भी बनाया है, लेकिन फसल की कटाई करने वाले मजदूर और उसे मंडी तक पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर अपने गांव जा चुके हैं। मजदूर कोरोना वायरस से बहुत डर गए थे, इसलिए अपने गांव चले गए। जो थोड़े बहुत लोग यहाँ रह गए हैं, उनसे काम नहीं चल सकता। भारत के कुछ ही किसानों के पास अनाज के भंडारण की व्यवस्था है और जिस तरह भारत में लॉकडाउन के हालात हैं, उससे कृषि पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है। IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर रितिका खेड़ा कहती हैं, किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये एक बहुत जरूरी समय है, क्योंकि वो फसल कटाई से जुड़े कामों से 3-4 महीने के लिए पैसे कमा लेते हैं। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द एक दूसरे राहत पैकेज का ऐलान करे, जिसका फायदा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वर्कर्स तक पहुंचे। खेती-बाड़ी के काम को अनिवार्य सेवा के अंतर्गत रखे जाने के बावजूद लॉकडाउन की वजह से फसलों की कटाई और बुआई की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। तो विदित मेहरा आपको रिपोर्ट सुना रहे थे और बता रहे थे कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है, वहाँ खेती पर क्या असर पड़ने वाला है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पिछले कई हफ्तों से प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हो रही है, पर यह थेरेपी कितनी कारगर है, इस पर अब सवाल भी उठे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को बतौर प्रयोग यानी कि बतौर प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है और ICMR जब तक ये तय न कर दे कि प्लाज्मा थेरेपी इलाज में कारगर है, तो तब तक इसे इलाज न माना जाए और किसी भी तरह का दावा न किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आए थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये हुआ। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि जी क्या आप प्लाज्मा थेरेपी बंद कर रहे हो। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से अप्रूवल है वही लोग प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करें, दूसरे लोग ना करें। प्लाज्मा थेरेपी के अभी नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं, यही केंद्र सरकार ने कहा था और वो हम भी मानते हैं कि अभी हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के अंदर जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई इसके नतीजे कैसे आते हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आ रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे नतीजे आएंगे ताकि अपने को एक समाधान मिल सकेगा। मुझे बेहद खुशी है, 1100 के करीब लोग जो दिल्ली में ठीक हो गए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं और सभी लोग लगभग अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। सबको ये लगता है कि यार मैं बच गया, अब मेरे प्लाज्मा की वजह से अगर कोई और बचता हो तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। तो प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है और उस पर क्या है सवाल, गुरप्रीत सैनी से समझ लेते हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर भी दांव लगाया गया है। दिल्ली में एक मरीज को इससे फायदा हुआ, लेकिन मुंबई में जिस पहले मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई उनकी मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को अगर सही तरीके और सही गाइडलाइन के साथ इस्तेमाल न किया जाए तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी सुरक्षित है या नहीं, ये वाकई वरदान है या फिर खतरनाक है। दरअसल प्लाज्मा कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से अलग करके निकाला जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। सरकार ने कुछ संस्थाओं को कोरोना के गंभीर मरीजों पर इस थेरेपी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या इससे मरीजों को ठीक होने में मदद मिल रही है। पहले भी इबोला और सार्स महामारी जैसी कुछ बीमारियों में प्लाज्मा से मरीजों का इलाज किया जाता रहा है। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर कहते हैं, जिस चीज का हमें 100% पता ही नहीं है कि ये उस एंटीबॉडी को करके फायदा करेगी कि नहीं करेगी, ये तो बाद की बात है। नुकसान कर सकती है, ये एक पहले से हमको मरीज को बताना पड़ता है। तो एक ये क्लिनिकल ट्रायल हो इसकी, उसके बाद में ही हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए मरीजों का चुनाव बेहद अहम होता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अतुल कक्कड़ कहते हैं, प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड का व्हाइट पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, जो कि पेशेंट रिकवर कर रहे होते हैं कोरोना से, उन्हीं पेशेंट का लिया जाता है
जिनको सिवियर इन्फेक्शन होगा। तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यूजुअली उसको 10 दिन से लेके 3 हफ्ते के अंदर दिया जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगाया जाता है। लेकिन ठीक हो चुके मरीज के शरीर से खून लेने से पहले राष्ट्रीय मानकों के तहत उसकी शुद्धता की जांच भी की जाती है। भारत ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मेडिकल जर्नल जामा में एक पेपर छपा जिसमें उन 5 लोगों का डेटा था जो कोविड-19 के गंभीर मरीज थे और प्लाज्मा के जरिए उनका इलाज किया जा रहा था। इस तरह की एक्सपेरिमेंटल थेरेपी देने के बाद ये देखा जाता है कि क्लिनिकल फीचर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मसलन बुखार या सांस लेने में दिक्कत से कितनी राहत मिली है। प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों को दी जाती है जो आईसीयू में होते हैं, जहां उनकी स्थिति को सोफा स्कोर यानी सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर के आधार पर देखा जाता है। थेरेपी देने के बाद देखा जाता है कि इस स्कोर में क्या सुधार हुआ है। साथ ही मरीज के वायरल लोड यानी उसके अंदर के वायरस में थेरेपी के बाद कितना फर्क हुआ है और इसके बाद वेंटिलेटर की सेटिंग कितनी चेंज हुई है। चीन के ट्रायल में पता चला कि 5 मरीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ। उनमें क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट भी हुआ, सोफा स्कोर भी सुधरा और वायरल लोड भी कम हुआ। 2 हफ्ते बाद 3 मरीजों को वेंटिलेटर से हटा लिया गया। अब तीनों ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2 स्थिर हैं। डॉक्टर अतुल कक्कड़ कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं। ये एंटीबॉडी मरीज के शरीर के अंदर के वायरस लोड को न्यूट्रलाइज कर देती है। उसे न्यूट्रलाइज करके उसका लोड कम होता है। हालांकि इस अध्ययन का सैंपल साइज बहुत ही लिमिटेड था। साथ ही इसमें और क्लिनिकल ट्रायल की भी जरूरत बताई गई। तो गुरप्रीत सैनी बता रही थी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और कैसे ये काम करती है और कहाँ किस तरह से इसको लेकर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और अब चर्चा अमेरिका की, जो कि कोरोना से बुरी तरह से पीड़ित है, प्रभावित है। यहाँ कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा लगभग 64,000 से ज़्यादा है। लाखों संक्रमित हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी से विनीत खरे से सुनिए अमेरिका का ताज़ा हाल क्या है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है वो 63,000 से ज्यादा हो गई है। 10,70,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर बुरी खबरों का आना जारी है। 38 लाख करीब और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। यानी पिछले 6 हफ्तों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है। और कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि ये जो 3 करोड़ की फिगर है दरअसल 3.5 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उस पर इतना ज्यादा दबाव है कि कई लोग मदद के लिए सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा कारण ये कि कई लोगों को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेरोजगारी भत्ता पाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और ये सब खबरें ऐसे वक्त आ रही हैं जब अमेरिका में नौकरियों के जाने का सिलसिला जारी है। यहां पर विमान बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है बोइंग, उसको लेकर खबर आ रही है कि वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी संख्या में 10% की कमी की बात की गई है। और इसके अलावा जो कमर्शियल एरोप्लेन्स बनाती है कंपनी, उसके प्रोडक्शन का जो रेट है उसमें भी कमी की बात की गई है। इसके अलावा जो ऐप से आप टैक्सी बुलाते हैं, उसको लेकर एक बड़ी कंपनी है यहां पर लिफ्ट, उसको लेकर खबर आ रही है कि वहां पर 1200 लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा है। और ये सब ऐसे वक्त भी हो रहा है जब अमेरिका की जो इकॉनमी है वो साल के पहले 3 महीने में 4.8% है, वो सिकुड़ी है, श्रिंक हुई है। और कहा जा रहा है कि अगले 3 महीनों में ये जो इकॉनमी है वो 20 से 30% तक श्रिंक हो सकती है। यहाँ पर जो नेशनल लेवल पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस लागू की गई थी, पहले 15 दिन, उसके बाद से उन्हें 30 दिनों तक बढ़ाया गया था, उन्हें अब नहीं बढ़ाया जा रहा। इसके अलावा जो राज्यों में स्टे एट होम ऑर्डर्स लागू थे, यानी लोगों से कहा गया था कि वो घरों में ही रहें, तो कुछ राज्यों में उन्हें भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो यानी हम जल्द ही देख सकते हैं कि लोग रेस्टोरेंट में जाते दिखेंगे या फिर शॉपिंग के लिए निकलते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर रेस्टोरेंट में भी लोग जाएंगे तो वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है वो लागू रहेंगी, यानी लोग जो हैं वहां पर आपको कम दिखेंगे या फिर दूर दूर बैठे हुए दिखे मिलेंगे आपको। और ये सब ऐसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें डर है कि कहीं जो इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें खोलने में अगर जल्दबाजी की गई तो ऐसा न हो कि जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो और तेजी से फैले और स्थिति है वो कहीं और ज्यादा ना खराब हो जाए। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।
तो ये था अमेरिका का हाल कि वहाँ पर किस तरह से नौकरियाँ जा रही हैं। शमीम अंसारी ने हमसे फेसबुक पर पूछा है कि रेड जोन और ऑरेंज जोन क्या होते हैं, ये जोन क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो शमीम भाई, ऐसा है कि देश के अलग अलग ज़िलों में कोरोना वायरस के संक्रमणों के मामलों के आधार पर उन्हें रेड यानी हॉटस्पॉट, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। जो इलाके ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में है उसमें लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट देने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन पर जो 30 अप्रैल को ब्यौरेवार जानकारी दी थी उसी के हिसाब से काम किया जाता है। ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां अब तक कोरोना का कोई केस नहीं है या फिर पिछले 21 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। रेड जोन तय करते समय एक्टिव मामलों की संख्या, पुष्ट मामलों के दोगुने होने की रफ्तार, टेस्टिंग की संख्या और जिलों से मिलने वाली सर्विलांस संबंधी जानकारी पर ध्यान दिया जाता है। और जो रेड या ग्रीन जोन नहीं है उन्हें हम ऑरेंज जोन कहा जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। राजेश सिंह ने हमसे सवाल पूछा है कि ये वायरस क्या होता है। तो राजेश भाई, ये वायरस जिसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, विषाणु एक तरह का विषाणु जो होता है जब शरीर पर हमला करता है तो हमारे जो शरीर की जो प्रतिरोधी शक्तियां हैं, एंटीबॉडीज़, उसके जो आक्रमण है, उसका हमला जो है उससे अपना बचाव करती हैं। और इसकी कोशिश ये होती है वायरस या विषाणु की कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर हमला किया जाए और उस तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि उसके अंग या उस पर असर हो सके। बहुत सारे श्रोता बिहार या अन्य राज्यों की सिलसिलेवार जानकारी चाहते हैं, तो मैं एक ही साथ तमाम श्रोता हैं जो कि लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो बिहार का मामला सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि यहाँ 426 संक्रमण के मामले हैं, 82 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, 2 मौतें हुई हैं। अगर संक्रमण के लिहाज से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं, 10,498, लगभग 10,500, 1,773 लोग, लगभग 2,500 लोग यहाँ ठीक हो चुके हैं। और मृतकों की जो संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है, यानी कि 459 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। दिल्ली नंबर 2 पर है, माफ़ कीजिएगा, गुजरात नंबर 2 पर है। यहाँ 4,395 संक्रमित हैं, 214 लोग मारे जा चुके हैं। दिल्ली में 3,500 मामले हैं, 1,000 से ज़्यादा जो संक्रमण के लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं और लगभग 59 मौतें यहाँ पर हुई हैं। तो कोरोना दिन भर का आज अंक यहीं पर। आज इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। फेसबुक, यूट्यूब पर लाए इसे ब्रजेश मिश्र। NDTV पर आपसे मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम को देखना कतई मत भूलिएगा। 10 बजे फेसबुक पन्ने पर और यूट्यूब पर कोरोना दिन भर का ये सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। मोहनलाल शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।